वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की बहस एक बार फिर मुल्क की सियासत पर छाई हुई है। इस मामले पर एक तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के बयानात का सिलसिला जारी है, जिनमें अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह जैसे सीनियर रहनुमा भी शामिल हैं। दूसरी तरफ वजीर आजम इमरान खान भी इसी मामले पर हैरानगी का इजहार कर चुके हैं। अब वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी साबिक वजीर आजम को पेशकश की है कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहें तो उन्हें 24 घंटों में वीजा जारी होगा और टिकट के पैसे भी अपनी जेब से अदा करूंगा। सवाल यह है कि क्या साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 2023 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है जैगम खान साहब ने, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है अंबर शमसी साहिबा ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। नासिर बेग चुगताई साहब, आपकी जानिब आऊंगी। हमने देखा अयाज सादिक साहब लंदन गए, वापस आए और बयानात का जो एक सिलसिला है वो शुरू हो गया। अयाज सादिक साहब ने कहा कि जल्द कुछ बड़ा होने वाला है और जो होगा वो धमाका होगा। ये धमाके से मुराद मियां साहब की वापसी है क्या? उसमें अयाज सादिक की जो मुस्कुराहट थी, बहुत जुमला था कि मैं लंदन जा रहा हूँ मियां साहब को लेने के लिए, सारे शोशे उसके छोड़े हुए हैं। उसके बाद कुछ गैर पुख्ता बयानात, कुछ ऐसे बयानात कि बस आने वाले हैं और बस आया चाहते हैं। ये बयानात ऐसे थे जिन्होंने एक मामले को ज़्यादा बड़ा कर दिया, और ज़्यादा बड़ा दरअसल इसको हुकूमत के तर्जुमानों ने किया। हुकूमत के तमाम तर्जुमान लग गए, आ जाएं जेल जाएंगे, आ जाएं कैद खाने में जाएंगे, खोली नंबर फला में जाएंगे। क्या कमाल के लोग हैं साहब। सब कुछ छोड़ छाड़ के, KPK में शकीस छोड़ के, माशी हालात छोड़ के, माली बुरान छोड़ के, IMF के कदमों में बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। छोड़ देते, चलने देते, और बल्कि इनकरेज करते नवाज शरीफ साहब को कि जी आप आइए, बिल्कुल आइए। और मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को, मैंने पहले भी कहा था, आना चाहिए। और इसलिए आना चाहिए कि अगर वो सियासी तौर पर खेलना चाहते हैं बड़ा खेल, तो हुकूमत पर बेताशा दबाव आएगा। उनकी इस ऐलान से ही कि मैं आऊँगा, मैं आ रहा हूँ, और मजम ने कहा वो बहुत जल्दी आएंगे, एक हलचल तो मची ना, एक भगदड़ तो मची है। वो शेख रशीद साहब अपने ख़ास अंदाज में 24 घंटे और पैसे मैं अपने पास से दूंगा। मियाँ नवाज शरीफ के पैसे वो अपने पास से देंगे, अल्लाह का खौफ करो यार। फिर और जो दूसरे हजरात हैं, हमारे PIA को तबाह करने वाले वजीर साहब, जिन्होंने PIA का बेड़ा गर्क कर दिया, वो कहते हैं खुली नंबर 4 में डाला जाएगा। बहुत से लोग तो यहाँ ऐसे हैं जिनको खुली नंबर 1 में होना चाहिए, मेरा ख्याल है, मुल्क की मईशत के हिसाब से। और लेकिन नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए, चाहे वो मेरा ख्याल है 23 से सवेरे तो ज़रूर आएंगे, लाजमी तौर पर आएंगे। एक कंपेनर है, बड़े कंपेनर है वो, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है, उससे पहले अदालती ज़रिए से भी हो सकता है, उससे पहले ये वाक़या हो चुका है। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, ये हो चुका है कि उनकी सज़ाएं ख़त्म की गई हैं, फिर वापस आए और फिर प्राइम मिनिस्टर बने। तो क्यों नहीं हो सकता? ये अभी भी हो सकता है, कोई अनहोनी तो नहीं है, मिसाल मौजूद है हमारे पास। तो मेरा ख्याल है कि इसको ज़्यादा हाइप जो दी वो तर्जुमानों ने दी, और जो खुसूसी हजरात हैं उन्होंने दी। नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, 23 से पहले आएंगे। ठीक है जैना साहब, पिछले प्रोग्राम्स में भी जब हम बात कर रहे थे और हम जब डील की बात कर रहे थे, तो आपने कहा था कि मियां साहब की डील शायद मौलाना साहब से हुई होगी, लेकिन अभी जब मियां साहब की वापसी की हम बात कर रहे हैं तो तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद कोई डील हुई है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डील की तो अफवाहें हैं जो मेरा ख्याल है PMLN ही चला रही है, एक इम्प्रेशन और एक ग्राउंड तैयार करने के लिए, लेकिन ये सारा मामला कानूनी है। यहाँ पे अदालत में केस है और मरियम का केस चल रहा है। अगर वो मरियम के केस में केस खत्म हो जाता है, उसकी बरियत हो जाती है अपील पे, तो मियां साहब के लिए कोई मसला नहीं, फिर आ जाएं और आके यहाँ पे वो केस उनका भी उसी तरह खत्म हो जाएगा कुछ अर्से में। अगर वो केस यहाँ पे उनकी फेवर में नहीं होता तो यहाँ आने का उनका फिलहाल तो उस तरह यानी खुद अपनी मर्जी से आने का तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर कोई वजह बनती है, क्योंकि फिर गए क्यों थे, क्योंकि तो वहां पे यहाँ पे
तो मुकदमा उनके खिलाफ लटका है, पड़ा है, वो उनको जेल जाना होगा। वहां पे जो सूरत हाल लंदन में है वो ये है कि ये पहले से एक तैयारी की जा रही है कि अगर सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और उनको ये कहा जाता है कि आप मुल्क से चले जाएं, तो फिर उनके लिए कोई ना कोई ग्राउंड पहले से तैयार की हो जो ये जाहिर करे, पहले से अंदाजा हो जाए कि ये ऑर्डर्स आ रहे हैं इस तरह के, तो वो पहले वहां से निकले और ये कहें कि जनाब मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपनी मर्जी से, और उसमें मुफाहमत भी हो चुकी है, किसी से डील भी हो चुका है, वो इस तरह की कहानी करके तो अपनी ग्राउंड तैयार करके आए। वहां लंदन में सूरत हाल ये है कि जो पिछले दिनों मलिक रियाज का केस हुआ वो एक एग्जाम्पल बन गया है वहां पे, जहां पे कि अगर एक शख्स को ये कहा जाए कि तुम्हारी जायदाद यहाँ पे है या पैसा है और उसकी हमें कोई मनी ट्रेल नहीं तुम दे रहे, तो उस शख्स की जायदाद जब्त भी की जा सकती है और उसको उसके वीजे भी जो है वो खत्म किया, आइंदा के लिए उसको खत्म किया जा सकता है कि दोबारा ना आए। मियां साहब का केस उससे थोड़ा सीरियस है। मलिक रियाज की यहाँ पे कन्विक्शन नहीं हुई थी पाकिस्तान में, जबकि मियां साहब की कन्विक्शन हुई है, और वो लाजमन वहां पे होम ऑफिस जो है वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकेगा। तो वहां कानूनी तौर पे जो हालात है वो जरा मुश्किल है। अगर वो कानूनी मसला वहां पे हल हो जाता है इसी तरह और मियां साहब की फेवर में आ जाता है वहां पे, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि मियां साहब आए। फिर वो इलेक्शन के वक्त पे बिल्कुल वो तो उन्होंने कैंपेन करनी होगी, फिर आ जाएंगे। और अगर उनको 2/3 उनकी पार्टी को 2/3 अक्सरियत मिल जाती है तो फिर वो जो आर्टिकल 62, 63 या उसका आइन का वो भी अमेंड करवा देंगे, और उस सूरत में अमेंडमेंट की सूरत में फिर वो उनकी जो नाअहली है वो भी खत्म की जा सकती है। तो रास्ते बहुत सारे लेकिन है कानूनी, ठीक, और लगता यही है कि एक लीगल बैटल चलेगी और मियां साहब उसके थ्रू ही अल्टीमेटली यहाँ आ सके। ठीक है, यानी आपके ख्याल में रास्ते बहुत हैं। अच्छा ज़ैगम खान साहब, मियां साहब की वापसी जो मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल है, आपके ख्याल में क्या फिजिबल है उनकी वापसी के लिए? देखिए, रास्ते तो खुल रहे हैं अपोजिशन के लिए, और अपोजिशन को ये महसूस हो रहा है कि अब हालात बदल रहे हैं। जिस तरह का निज़ाम था जिसमें एक पार्टी की हेजमनी होनी थी और अपोजिशन के रगड़े लगा के उनको उठा के बाहर फेंक देना था, बस वो ज़िंदा रहें लेकिन जिंदों में हो ना मर्दों में हो, तो वो हालात तो बदल गए। और आप देखिए अवाम ने बदल दिए हैं। इस हुकूमत की जितनी अनपॉपुलैरिटी हो चुकी है और ये हुकूमत जिस तरीके से मुसलसल इलेक्शन हार रही है, पब्लिक ओपिनियन के सर्वेस जो आपको बता रहे हैं, उसके बाद ये हुकूमत अपने लाने वालों के लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी बन चुकी है। तो अगर इस मुल्क में जमहूरियत ने चलना है तो जाहिर है जो सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें आपस में बैठकर आगे का कोई रास्ता तो निकालना होगा ना। और जनरल साहब ने बड़ा ठीक कहा कि मसला कानूनी है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में जो है वो कचहरी सियासत में है और सियासत कचहरी में है। पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम और सियासत कब अलग हुई है? कभी अलग नहीं हुई। और जिनकी मिसालें अभी नासिर बेग चुगताई साहब ने जो दी, यहाँ तो अनहोनियाँ भी होनी हो जाती हैं, और यहाँ तो ऐसे केस हैं जिनके रास्ते खुले हुए हैं, अभी अपीलें बाकी हैं। उस केस में कितनी वीकनेसेस हैं, कितने बड़े बड़े होल हैं, वो जुडिशल प्रोसेस में हमारे सामने आ चुके हैं। वो हम देख चुके हैं कि हाई कोर्ट ने उस पर किस तरह के एतराज़ात उठाए, किस तरह की उस पर गुफ्तगू की। उसके बाद जजेस का जो कंडक्ट है वो हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ तो सियासत को और जुडिशल जो ट्रायल हुआ, जो प्रोसेस हुआ, उसको अलग करना बहुत मुश्किल है। जो सबसे अहम बात है इस मामले में वो ये है कि वापस आना जो है वो नवाज़ शरीफ की एक सियासी ज़रूरत है। अगर मजबूरी नहीं है तो ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन फौरी ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि वो अभी जिस तरीके का एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया है कि वो अभी आने वाले हैं, वो भी शायद एक सियासी तौर पर क्रिएट किया गया है कि अब अपोजिशन हुकूमत के साथ खेल रही है। अब तक हुकूमत उनके साथ खेलती थी कि वो देखो आया शेर आया। वो हुकूमत को घबरा रही है, और हुकूमत जो है वो जिस तरह पोजीशन खिला रही है उस तरीके से वो बौखला कर उस तरह खेल रहे हैं। शायद अभी फौरी तौर पर नहीं आएंगे, अभी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो तय होना बाकी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बात तय है कि वो इलेक्शन से पहले ज़रूर आएंगे। हाँ ठीक। अंबर, जैसे कि ज़ैगम खान साहब ने कहा कि वापस आना मियां साहब की सियासी ज़रूरत है, तो आपके ख्याल में क्या वाकई मियां साहब पाकिस्तान आएंगे?
जी, मैं भी इत्तेफाक करती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मियाँ साहब को वाकई वापस आना होगा। ना सिर्फ ज़ाहिर है अपनी जो क़यादत है पार्टी की वो संभालना, अपोजिशन को लीड करना, लेकिन आप देखें कि जो बात क़यास आराइयाँ होती हैं कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा या बनेगी, उन मामलात को भी ख़त्म करना, जो थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है टूट का शिकार नहीं हुई है, लेकिन अगले इलेक्शन तक हम राहें हमवार तो हो रही होंगी या कुछ हालात ऐसे नजर आ रहे होंगे जहां पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को अपने लिए एक ज़ाहिर बेहतर रास्ता नजर आ रहा है, सियासी रास्ता नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी अपनी पार्टी को संभालने के लिए, अपोजिशन को संभालने के लिए, और ये जो बातें होती हैं कि आकर जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि वापस आकर लीड करे, जो तहरीक चलाने की कोशिश हो रही है, तो ये सब करने के लिए तो वापस आना होगा। मैं ये भी कहूंगी कि मैं थोड़ी सी सोच रही हूँ कि जाहिर है इसमें जो कानूनी पहलू है इस पे जनरल साहब ने भी बात की और ज़ैगम साहब ने भी बात की, लेकिन जो मवाज़निया क्या था मलिक रियाज के साथ, मैं उस पर थोड़ी सी परेशान थी, इसलिए क्योंकि मलिक रियाज के जो मामलात थे, जो तय पाए थे, वो तो हुकूमत ने मदद भी फराहम की थी उनके साथ, बरतानवी हुकूमत के साथ जो पैसे उनको पाकिस्तानी हुकूमत को देने थे, वो तो उन्होंने एक और जो फाइन था जो सुप्रीम कोर्ट का था, जो केस उनके खिलाफ था मलिक रियाज के खिलाफ, वो तो इस्तेमाल हो गया था, वहीं इस्तेमाल हो गया था। तो मेरे ख्याल में कि वो केस जो है मवाजना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वहाँ सहूलतकार हुकूमत थी और जो अकाउंटेबिलिटी जार है वो थे मलिक रियाज के। यहाँ तो जो मेरे ख्याल में हुकूमत जो है वो तो जाहिर है जो बयानात आ रही है, जो बयानात बार बार आ रहे हैं, उसका नजर आ रहा है कि कुछ नवाज शरीफ को वापस लाना चाहते, कुछ नहीं आना देखना चाहते। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से मियां नवाज शरीफ खुद, जो उनका एक बयान भी आया था, मरियम नवाज साहिबा हो या अयाज सादिक साहब हो, इनकी तरफ से मेरे ख्याल में कि ये एक टेस्टिंग द वाटर होता है कि सियासी तौर पर देखने की कोशिश होती है कि किस तरह से क्या रद्द-ए-अमल आता है, क्या रिएक्शन आता है, और उस टेस्ट में मेरा ख्याल में हुकूमती जो तर्जुमान है वो थोड़े से नाकाम रहे हैं, क्योंकि अगर वजीर आजम तक इस पर बयान दे रहे हैं या उनकी तरफ से जो उनसे मंसूब किए गए जो बयान जो काबीना की या जो इजलास में हुआ था, और साथ साथ जो मुख्तलिफ बयान आ रहे, तो पैनिक ज्यादा नजर आता है। इसके बजाय कि आप कहें कि जैसे शेख रशीद साहब आपको अच्छे लगे बुरे लगे, वो तो कभी कहते थे कि नवाज शरीफ साहब बेशक वहीं रहे, फिर कहते थे कि उनको वापस ला रहे हैं। तो अगेन ये जो हाउ टू हैंडल नवाज शरीफ, उनकी वापसी की खबर से ही नजर आता है कि दे डोंट नो हाउ टू हैंडल नवाज शरीफ। ठीक हो गया। मुज़म्मिल साहब, वर्दी साहब, जैसा कि अंबर शम्सी ने भी बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से एक बयान दिया गया और उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म करने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। आपके ख्याल में क्यों कहा होगा उन्हें ये, और कौन निकाल रहा है ये रास्ते? ये रास्ते तो जनरल साहब ने जब कह दिया कि आइन और कानून के तहत निकलेंगे, तो रास्ते तो आइन और कानून के तहत ही निकलेंगे। और इमरान खान साहब से बेहतर कौन जानता है कि आइन और कानून के तहत रास्ते कैसे निकाले जाते हैं। आफ्टर ऑल उन्हें भी तो आइन और कानून के तहत ही सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मिला था, और उन्हें पता है वो कैसे मिला था। तो लिहाजा इमरान खान साहब को बखूबी इल्म है कि मॉनिटरिंग जज कब लगता है, सादिक और अमीन का फैसला कब आता है। लिहाजा वो हमसे बेहतर जानते हैं, इसलिए उन्हें हमसे पहले पता लग गया कि नवाज शरीफ के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने कौम को बताया। अब मेरे लिए हैरानगी की बात यह है कि ये हुकूमत ना नवाज शरीफ को जेल में रखने के काबिल है, ना उसको वापस आने देने के काबिल है, ना उसको लंदन रखने के काबिल है। वो क्या करे? वो लंदन है तो इनके लिए प्रॉब्लम है, वो वापस आने का ऐलान कर दे तो इनके लिए मसला है, वो जेल में हो तो इनके लिए मसला है। ये बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी कर देते हैं, आए उसको कुछ हो ना जाए। हर कैदी के लिए एम्बुलेंस खड़ी करते हैं बाहर, फिर कहते हैं ये रियासत मदीना है, यहाँ पर तो सब बराबर है। भैया आप क्यों नवाज शरीफ के लिए वहाँ एम्बुलेंस बाहर खड़ी करते थे और किसी कैदी के लिए खड़ी करते हैं? किसने आपको कहा था उसके लिए वहाँ ICU यूनिट जेल के बाहर हर वक्त 24 घंटे डॉक्टरों के साथ स्टैंड बाई खड़े रखा करें? हाथ पांव फूले हुए थे, 12 बजे हुए थे इस हुकूमत के जब वो जेल में भी था, और 12 बजे में है जब वो वापस आने का भी कह रहा है। सवाल ये है कि वो वापस आने का क्यों कह रहे हैं? वापस आने का इसलिए कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें अब अपने आखिरी मराहल में आ गई हैं। अब मजीद इल्तवा ना नैब को मिल रहा है, ना मरियम नवाज को मिल रहा है, और इतनी लंबी अपीलें चलने के बाद अब वहाँ सबको उम्मीद है कि अगली 2-3 पेशियों में वहाँ फैसला हो जाएगा।
अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या फैसला हो सकता है? एक फैसला ये हो सकता है कि जी एहतसाब अदालत ने बिल्कुल ठीक सजाएं दी थी और वो मरियम नवाज को वापस जेल भेज दें। बड़ा आइडियल फैसला है और सब तालियां बजाएंगे कि जी ठीक फैसला हुआ था। लेकिन अगर मरियम नवाज जेल चली जाए तो क्या नवाज शरीफ लंदन रह सकते हैं? क्या उनकी सियासत बच जाएगी कि उनकी बेटी जेल में हो और वो लंदन में आज़ाद फिर रहे हो? उन्हें इस सूरत में भी वतन वापस आके बेटी के साथ जेल जाना पड़ेगा। दूसरी सूरत यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह देता है कि एहतसाब अदालत की सजाएं गलत थी और हम बरी करते हैं। ऐसी सूरत में भी उनका वापस आना लाजमी है। जब बरी हो गए तो लंदन रहने की क्या जरूरत है? तीसरी सूरत यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह दे कि अरशद मलिक साहब की चूंकि वीडियोज आ गई हुई हैं, उनको जज से निकाला था, वो ठीक नहीं थे, वो कॉम्प्रोमाइज थे, इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें इसी बुनियाद पर निकाला था, लिहाजा केस को रीट्रायल में भेज देते हैं, दोबारा मुकदमा सुना जाए। इस सूरत में भी नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो भी फैसला हो, मेरी नज़र में सजाएं बहाल हो, सजाएं मुस्तरद हो, सजाएं मनसूख हो जाएं, मुकदमा रीट्रायल में चला जाए। तीनों सूरतों में नवाज शरीफ को मुल्क में वापस आना पड़ेगा। इसलिए उनके वापस आने के लिए में तो अब वो खुद चाह के भी लंदन नहीं रह सकते हैं। सियासी जरूरत है। अगर इस मुल्क में उन्होंने सियासत करनी है और नाअहली के बाद और वजारत उज़्मा से निकलने के बाद भी उन्होंने सियासत को खैराबाद नहीं कहा जेल में जाने के बाद, तो अब अगर यहाँ तो वो रिटायरमेंट ले लेते और कहते कि जी मैं चूंकि नाअहल भी हो गया हूँ लिहाजा मैं रिटायरमेंट लेता हूँ। मियां साहब का वापस आना बहुत जरूरी है। आपका पॉइंट आगे। ज़ैगम साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं दोबारा वही बात कहना चाहूँगा और जिसकी तरफ अंबर शमसी साहिबा ने बात की कि लंदन में जो केस में जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो एक तो बनता नहीं है, और दूसरी एक अहम बात है, बरतानिया एक कानून बना चुका है जिसका नाम है अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर। यानी बरतानिया में आप साबित कर दें किसी भी जायदाद के बारे में या सवाल उठा दें किसी जायदाद के बारे में, बल्कि जिसके बारे में सवाल उठाया जाए उस जायदाद के मालिक को अपना सबूत देना होता है कि वो ना दे पाए तो उसकी दौलत जो है वो जब्त हो जाती है, उसको सज़ा भी होती है। यही मामला जो है वो मलिक रियाज साहब के साथ हुआ कि वो अपनी दौलत का हिसाब नहीं दे पाए, लेकिन शरीफों पर भी हुकूमत ने कोशिश की कि उनका ट्रायल जो है वहाँ पे हो, उन पर ये कानून लागू हो, लेकिन हुकूमत नाकाम हुई। उल्टा आपने देखा कि जिस फर्म की खिदमात हुकूमत ने हासिल की थी उस फर्म को उल्टा जो है नैब को जुर्माने देने पड़ गए, यानी जिस लेने के देने पड़ गए। तो हमें नहीं लग रहा कि जो बरतानिया की अदालत है या जो बैनुल अक़वामी सिस्टम ऑफ जस्टिस है वो कोई बहुत सपोर्टिव साबित हो रहा है। ठीक है, जैन साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये बात करना चाह रहा था। देखिए, बात ये है, मलिक रियाज की जायदाद थी और वो जायदाद मलिक रियाज ने खरीदी थी नवाज शरीफ के बेटे से, और दोनों के दरमियान काफी पैसे का लेन देन होता रहा वहां पे। उसके शवाहिद मौजूद हैं और वो वहीं बरतानिया के पास भी हैं। एक तो ये मसला है। दूसरा इशू ये है कि मलिक रियाज की जायदादें वो उधर एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो मियां साहब का केस यहाँ पे जो था उसमें मियां साहब नहीं एक्सप्लेन कर सके। तो पाकिस्तान में वो कन्विक्टेड है, इनके लिए ये एक माइनस पॉइंट है, -1 इनके लिए या नेगेटिव सिचुएशन है इनके लिए। जबकि मलिक रियाज की ना पाकिस्तान में कन्विक्शन हुई थी ना वहां हुई, वहां उसने प्ली बार्गेन की और अंबर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उसमें हुकूमत फैसिलिटेटर थी, वो बच गया उसकी वजह से कि वहां पे हुकूमत ने फैसिलिटेट कर दिया दौलत देने के लिए और उसको बल्कि सेटल भी करवा दी यहाँ पे उसी के खाते में। तो वहां पे ये फैसिलिटेटर भी नहीं होंगे, ये तो उनके लिए मसला ज्यादा बन सकता है, क्योंकि ये एक तरफ कन्विक्शन हो चुकी हुई है उन्हीं जायदादों। अब वो केस अगर कल फारिग हो जाता है यहाँ पे, जैसे अभी मुजम्मिल भी बात कर रहे थे, अगर अदालत उनको केस को खत्म कर देती है तो फिर तो मियां साहब का रास्ता साफ है, फिर उनको मसला इतना नहीं होगा। फिर वहां पे अगर उन जायदादों का कोई पूछते हैं तो उनको सेटिस्फाई करना होगा, वो ये जाने और वो जाने। लेकिन अगर यहाँ पे सजाएं बरकरार रहती हैं या सजा जो अभी तक चल रही है और उसका फैसला नहीं होता, तो फिर मियां साहब के लिए वहां मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि उन्हीं जो जायदादों की, उन्हीं अहमद के जो अपार्टमेंट, उन्हीं की बुनियाद पे पाकिस्तान में सजा होगा, तो वो कंसिडर होगा वो वाकई जुर्म हुआ है। वो जो बात करने हैं ज़ैगम कि वो उसमें लूप होल से ये थे वो थे, वो सजा है, वो हो चुकी हुई है। और लूप होल अगर मेरा ख्याल है फेयर ट्रायल होता, ठीक होता, तो लूप होल वगैरह सारे खत्म हो जाते, ये मियां साहब शायद दोनों केसेस में कन्विक्ट हो जाए।
देखिए, जो सज़ा होती है वो जायदाद को नहीं होती, इंसान को होती है। तो जायदाद सज़ा याफ्ता नहीं है। जी अर्ज सुनिए सर, अर्ज सुनिए ना सर, मैं वही कर रहा हूँ ना कि ख़रीदने वाले से भी और बेचने वाले से भी दोनों से हिसाब लिया गया। जो ख़रीदने वाला था वो हिसाब नहीं दे सका, इसलिए उसको सज़ा हुई। जो बेचने वाला था उसने हिसाब दे दिया, ये बात। और पाकिस्तानी कन्विक्शंस पर बरतानिया जो है वो कभी भी इसको सीरियस नहीं लेता। दुनिया को बहुत अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ किस तरह चलता है। और वैसे भी सियासी मामलात में आज तक बरतानिया ने किसी भी सियासतदान को, पाकिस्तानी सियासतदान को मुल्क से बेदखल नहीं किया। ठीक है, आप दोनों का पॉइंट आ गया। एनबीसी आपकी जानिब आऊंगी। हम देख रहे थे कि हुकूमत बड़े तंज कर रही थी कि मियां साहब वापस आए। डॉक्टर मुजम्मिल साहब, एनबीसी के बाद आपकी जानिब आ जाती हूँ। और डॉक्टर यास्मीन ने भी हमने देखा कि काफ़ी दफ़ा कहा कि मियां साहब वापस आएँ। शेख साहब ने तो टिकट की ऑफ़र भी कर दी है, लेकिन क्या वाकई हुकूमत चाहती है कि मियां साहब वापस आएँ? नहीं, मेरा ख्याल है हुकूमत हरगिज़ नहीं चाहेगी। इतनी बेवकूफ़ नहीं है हुकूमत कि वो एक एटम बम को अपनी जेब में रख लें। देखिए, नवाज शरीफ जब तक मुल्क से बाहर हैं शायद बेज़रा हैं। नवाज शरीफ जब जेल में आएंगे खोली नंबर 4 में, जैसे गुलाम सरवर ने कहा, तो फिर ख़तरनाक हो जाएंगे। ये एक कुलिया है, एक उसूल है पॉलिटिक्स का कि जब आपका मुखालिफ जेल में हो तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है वो। अब मैं नहीं जाऊँगा भुट्टो साहब की फांसी पर, वो फिर लोगों को बुरा लगता है, बहुत से लोगों को, लेकिन मामला वहाँ भी यही था। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ बात हो रही है वापस आने की। तो अगर मैं एक लम्हे को समझ लूँ कि सारे रास्ते बंद हो गए नवाज शरीफ के, सारे मामला, वीज़ा भी ख़त्म हो, चले वीज़ा भी ख़त्म हो गया, वीज़ा भी एक्सटेंड नहीं हुआ, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नवाज शरीफ एक और केस में जाएंगे, वो अपील में जाएंगे, वो चैलेंज करेंगे महकमे दाखिला को कि उन्होंने मेरा वीज़ा एक्सटेंड क्यों नहीं किया। उसकी समाअत होगी, वो समाअत चलेगी मार्च अप्रैल तक। उसका फैसला अगर उनके खिलाफ आता है तो वो ट्राइब्यूनल में जाएंगे, वो ट्राइब्यूनल में जाएगा उनको मई जून जुलाई तक। तो इसका तर्जुमा ये है कि नवाज शरीफ जब चाहेंगे वापस आएंगे। हुकूमत कुछ नहीं कर सकी, ना शहजाद साहब कुछ कर सके। उनके बारे में तो मेरा ख्याल है सुना है, मलिक रियाज वाले वर्डिक्ट में बड़ा ज़बरदस्त पैराग्राफ है उनके बारे में। ना वज़ीर आज़म खुद गए उनको ले जाने के लिए, ना उन हुकूमत ने कुछ किया। तो हुकूमत और शेख रशीद भी नहीं चाहते, जो बार बार ललकार रहे हैं। उनको पता है कि जब नवाज शरीफ जेल में होगा, भले इस्तकबाल ना हो, भले शहबाज शरीफ एयरपोर्ट ना पहुंचे, लेकिन नवाज शरीफ अडियाला जेल में, लाहौर जेल में, किसी भी जेल में रहेगा तो खतरनाक होगा। वहां से शुआएं निकलती रहेंगी मज़ाहमत की। सही। मुजम्मिल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही कहना चाह रहा था कि जनरल साहब बार बार मलिक रियाज साहब के केस का कह रहे हैं, उसमें कुछ जैगम ने रोशनी भी डाल दी। देखें, अगर वो प्रॉपर्टी उन्होंने नवाज शरीफ के बेटे से ख़रीदी थी तो उसने तो अपने आप को वहाँ जायज़ साबित कर दिया कि मेरे पास ठीक प्रॉपर्टी थी और मैंने ठीक बेची है। ख़रीदार अपने पैसे नहीं साबित कर सका है। और अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की ये हुकूमत जो करप्शन के नाम पर आई है, जब लंदन के एक कोर्ट ने उस दौलत को करप्शन ज़दा करार दे दिया तो ये हुकूमत ना केस बनाने के लिए तैयार है, ना उस पर कोई लफ्ज़ कहने के लिए तैयार है। इनके सुम्मुन बुकमुन हो गए, क्योंकि जिन्होंने तो फंसाना था नवाज शरीफ को, फंस गया मलिक रियाज। वो कहते हैं कुआं खोदा किसी के लिए था, डूब कोई और गया उसके अंदर। तो इसलिए ये जो मिसाल जनरल साहब ने दी है, ये तो हुकूमत की अपनी जो एक बुरी कारकर्दगी है और जो करप्शन में नहाई हुई हुकूमत है, उसको नंगा कर रही थी नवाज शरीफ की बजाय। अंबर शमसी साहब, शाह साहिबा, आपके ख्याल में कि मियां साहब की वापसी से हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होगा? देखिए, जैसे मैंने कहा, जब मियां नवाज शरीफ जब गए थे और उसके बाद बार बार जो कहा गया कि उनको वापस लाया जाएगा, उनका पासपोर्ट कैंसिल हो गया है, तब भी आपको देखा होगा कि किस तरह से बयानात पे बयानात आते हैं, किस तरह से उनको पहले जाने दिया, फिर अफसोस हुआ जाने दिया, फिर जो अफसोस था वो किस तरह से उसकी भी अक्कासी हुई थी कि इनको वापस लाया जाएगा, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। देखिए, जाहिर है इस वक्त तक जो ऑपोजिशन आपको नजर आई है, मां सिवाय थोड़ी देर के लिए जब पीडीएम का एक प्लेटफॉर्म था जिसमें मुतहद थी, ऑपोजिशन की वो मजबूती तो नजर नहीं आई जो बहुत ज्यादा हुकूमत को तंग कर सके। जैसे मैंने कहा कि एक मुद्दत थी जब पीडीएम इकट्ठा थी, मुतहद थी, जब रैलीज हो रही थी तब।
मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे तो जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का मोरल भी बूस्ट होगा, जिद्दत भी आएगी, कुछ तवक्को होगी कि कुछ हिलजुल होगी, कोई सवालात उठेंगे कि किस वजह से, किस डील के तहत। यही सवाल आप भी पूछ रही हैं, आज पूछ रही हैं, और यही बात इमरान खान साहब भी कर चुके हैं कि क्या डील के तहत था। तो जो एक हम कहेंगे कि सियासत में एक नई मैं कहूँगी कि एक तरह से जिद्दत आ जाएगी, ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम नवाज में। तो हुकूमत अब तक जो नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर जो उन्होंने बयानात दिए थे, जो सियासत वो कर रहे थे, वो एक कंफर्ट जोन में चली गई थी। उनके वापस आने से एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी जो इल्जामात है वो भी दूसरी एक तरफ रह जाएंगे। फिर जाहिर है जैसे मैंने कहा जिद्दत आएगी। तो मेरे ख्याल में कि इस वजह से हुकूमत शायद ना चाहे कि मियां नवाज शरीफ वापस आए। ठीक हो गया, यानी मियां साहब की वापसी तो तय कब आएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल हुकूमत की मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मामला कुछ यूं है कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात हारने के बाद तहरीक इंसाफ में इल्जामात और इख्तलाफात का सिलसिला मुसलसल चल रहा है। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी अरबाब शहजाद के भतीजे अरबाब मोहम्मद अली ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई वजीर पर मेयर पेशावर का टिकट 7 करोड़ में फरोख्त करने का इल्जाम लगाया है। इससे कबल इंतखाबात के पहले मरहले में शिकस्त के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमों को तहलील कर दिया था, जिसके बाद पार्टी का नया ढांचा तश्कील दिया गया है। सवाल यह है कि क्या मामला खत्म हो गया है या आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। अंबर शमसी, आप में क्या होने वाला है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में ही जब इत्तेहाद नहीं है तो ये ऑपोजिशन से क्या लड़ेंगे? जी देखिए, हम बार बार यही कहते रहे, या मईशत असल जो हकीकी ऑपोजिशन रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या तहरीक इंसाफ के खुद अपने लोग जो है वो ऑपोजिशन करते रहे हैं। अब जब होता यही है, जब शिकस्त होती है तो बहुत सारे लोग फिर ज़ाहिर है जिम्मेदारी किसकी होती है उस पर डालने की कोशिश करते हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ नुमाइंदे हैं उनसे बात करें तो वो तो बार बार विफाक पे डालते हैं। उनका कहना है कि महंगाई ने सताया हुआ है, हम संभाल नहीं सके। और आप देखिए जो डिले भी हुआ था लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि खदशा यही था कि महंगाई या कारकर्दगी की वजह से इलेक्शंस में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो सही साबित हुई। अब इस वक्त पैसे बांटने का इल्जाम भी आ रहा है, टिकट की गलत तकसीम का इल्जाम भी आया है, नए सिरे से तंजीम साजी भी हुई है। अब आप ये देख लें कि परवेज खटक साहब को खैबर पख्तूनख्वा का इंचार्ज लगा दिया गया है। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे लोग नहीं चाह रहे थे कि परवेज खटक साहब को लगाया जाए। फिर आप देखिए टिकटों की तकसीम पे जो इस पे इमरान खान साहब तो डट गए हैं, जिसकी वजह से नए सिरे से तंजीम साजी हुई थी। सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले भी जो टिकटें बटी थी वो किस तरह से बटी थी, वो और जीते भी आए थे। तो मेरा ख्याल में कि ये सब अब यही इसका इशारा देता है कि जो तहरीक इंसाफ परेशान हो गई, हिल गई है इस शिकस्त की वजह से, और किसी एक पर जिम्मेदारी नहीं डाल पा रहे। अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो कुछ और कहते हैं, और जो वफाकी नुमाइंदे हैं वो कुछ और कहते हैं, बशमूल इमरान खान साहब के। तो ये इनके लिए इसलिए भी एक और इशारा है इस परेशानी का कि इससे कबल आपको मालूम था कि जो नेक्स्ट फेज था लोकल गवर्नमेंट का, इलेक्शंस का खैबर पख्तूनख्वा में, वो जनवरी में होना था। अब वो या मार्च या अभी इसकी नई तारीख जो है वो तय नहीं हो पाई। तो मेरे ख्याल में कैसे यही इशारा मिलता है कि परेशानी जरूर है, और इस वक्त क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा वहीं से इमर्ज हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जहां ये कहा गया था कि उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और उसके बाद पाकिस्तान में इलेक्शंस भी जीत पाई है। मेरे ख्याल में कि ये एक इशारा है कि हालात अच्छे नहीं हैं, और अभी आप देखें कि मजीद जो महंगाई है उसमें भी कमी आने का इम्कान नहीं है। स्टेट बैंक भी कह चुका है कि महंगाई इसी तरह रहेगी अगले साल। तो मेरे ख्याल में कि ये हालात जो हैं तहरीक इंसाफ के वाकई परेशान कुन हैं।
मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, ये जो तंजीम साजी हुई है नई, इसमें जो लोग शामिल हैं असद उमर, शफकत महमूद, अली जैदी, खुसरो बख्तियार और परवेज़ खटक, तो परवेज़ खटक के अलावा जितने भी मेंबरान हैं इनका तर्ज सियासत तकरीबन गैर सियासी है। आपके ख्याल में क्या ये मसाइल हल कर पाएंगे या मजीद मसाइल बढ़ेंगे? फिर तहरीक इंसाफ का अपने तर्ज सियासत भी गैर सियासी है। ये कौन सी कोई सियासी जमात है? मतलब किसी सियासी जमात में 2013 में देख लें, 2018 में देख लें, कब तहरीक इंसाफ के अंदर टिकटें बिकने की बात नहीं हुई है, कब लूट सेल नहीं लगी है टिकटों की, और कब जो है इनके अंदर फंड्स की खुर्द-बुर्द की बात नहीं हुई है। इन्होंने तो अपना इलेक्शन कमिश्नर ही उड़ा दिया। ये कोई सियासी पार्टी थोड़ी है। मैंने पहले भी कहा ये एक चू-चू का मुरब्बा है। किंग्स एक ग्रुप है, कुछ लोग किंग्स पार्टी के नाम पर हमेशा यहाँ इकट्ठे होकर इक़्तिदार में आते हैं, और जब फिर किंग का आशीर्वाद ख़त्म हो जाता है तो किंग पार्टी तितर बितर हो जाती है, लोग अपने अपने ठिकानों पे वापस पहुँच जाते हैं। तो ये उस तरह की, जैसे काफ लीग एक दौर में किंग्स पार्टी थी, मुल्क में बड़ी बड़ी किंग पार्टीज रही हैं, ऐसे ये भी एक किंग पार्टी है। वरना हमने कभी किसी सियासी जमात के अंदर इस तरह की सूरत हाल तो नहीं देखी, चाहे उनके अंदर ख़ानदानों की आमरीत है, चाहे उनके अंदर जमहूरियत है या नहीं है, पर कोई टिकटों की लूट सेल करोड़ों रुपए में कभी 2013 में भी स्कैंडल आ जाता है, 18 में भी स्कैंडल, इनके तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी जो है खरीद और फरोख्त का स्कैंडल आ जाता है और जस्टिस वजी की रिपोर्ट आ जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी जो ये ग्रुप है जिसे सियासी जमात कहते हैं, ये करप्शन का मंबा है। इसके अंदर एक ड्राई क्लीनिंग की फैक्ट्री लगाई गई और कहा गया कि जो लकीर के इस तरफ हैं वो करप्ट नहीं होंगे, जो लकीर के उस तरफ हैं वो करप्ट होंगे। तो जो ज़्यादा करप्ट थे वो भाग के लकीर के इस तरफ आ गए कि ड्राई क्लीनिंग की फैक्ट्री लग गई है और हम लकीर के इधर आ जाएंगे तो हम करप्ट नहीं रहेंगे। लेकिन हमें रोज़ उनके इक़दाम नज़र आते हैं और करप्शन का एक ऐसा मतलब नज़र आता है, चाहे आटा हो, चाहे चीनी हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे इस मुल्क में कुछ भी हो, उसमें करप्शन, चाहे कोविड के फंड्स हों, हमें तो उसमें भी करप्शन नज़र आती है यहाँ पर, उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स भी नज़र आती हैं। तो लिहाजा ये कोई सियासी जमात वाला रवैया तो नहीं है। ठीक, जनरल साहब, मुजम्मिल साहब क्या कह रहे हैं कि ये सियासी जमात वाला एक तो रवैया नहीं है, दूसरा ये कहते हैं कि किंग का आशीर्वाद खत्म हो गया इसलिए लड़ाइयाँ पड़ गई। देखिए, बात यह है कि जो खराबियां भी सामने नजर आ रही हैं, पहले भी थी, लोग वही हैं जो दूसरी पार्टियों में पहले थे, फ्रॉडस्टर दूसरी पार्टियों में उधर से उठ के इधर आ गए, फिर वापस उन्हीं में चले जाएंगे तो वो कहेंगे ये ठीक थे। आप देखिए कि अभी ये जो राना शमीम का केस चल रहा था, अगर आप सारे इसको ही देख लें पीछे, स्वाय फ्रॉड के और कुछ नहीं है, झूठ और फ्रॉड, जाली कागजात तैयार करने, जाली चीजें पेश करनी, ये तो पाकिस्तान का अलमी है। पाकिस्तान असल तकलीफ और दुख में पाकिस्तान कि उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त ऐसी नहीं है जो करप्शन में डूबी हुई ना हो या जिसके अंदर जालसाज ना बैठे हो। जालसाजी एक बिल्कुल एक नॉर्मल खेल बन चुका है। कभी वीडियोस जाली बनती हैं, कभी आप ऑडियो टेप जाली बना के ले आते हैं, कभी आप उठा के तो एफिडेविट्स और इस तरह की चीजें जाली लेके आ जाते हैं। और अफसोस की बात यह है कि हमारी इंटेलिजेंसिया जो है वो इस वक्त पोलराइज्ड है। अगर खराबी है तो अक्रॉस द बोर्ड सारी खराबी कम से कम न्यूट्रल लोगों को, इंटेलिजेंसिया को नजर आनी चाहिए और उसको चाहिए कि इसके खिलाफ आवाज उठाए। ये मुल्क के मफाद में नहीं है, वो तहरीक इंसाफ हो या कोई भी हो। तो असल दुख ये है कि इस वक्त दो पॉलिटिकल पार्टियां, खानदानी उनका जाती बिजनेस है, वो दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, तीसरी जो कंपनी नहीं थी उसमें आके वो लोग घुस गए जिनके मफादात अपने और पार्टी ने जो मंशूर दिया था कौम को, उससे कोई वफादार नहीं। वो सब अपने अपने खेल में लगे हुए। अब परवेज खटक को वहां लेके गए, परवेज खटक के अपने ऊपर कई इल्जाम, और ये जो इलेक्शन हारे हैं उसमें भी परवेज खटक ने अकरबा परवेज नहीं की, उसने भी की। उसी के तो कोई बेटा या भांजे वगैरह को किसी को टिकट नहीं दी थी, दोनों हार गए वहां पे। तो ये दुख है पाकिस्तान का कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। दो पार्टियां पीपीपी और पीएमएलएन, ये जाती बिजनेस है। ये दोनों जो हैं ये आप कह लीजिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं और बाकी सारे मुलाजम हैं उनके। और तहरीक इंसाफ जो कंपनी नहीं है वो वैसे आप जैसे अभी मुजम्मिल भी कह रहे थे वो चूं का मुरब्बा बन चुकी है। तो आपके वहां पॉलिटिकल ऑप्शंस नहीं है। ये सबसे बड़ा अलमी है मुल्क का।
ठीक है। NBC वो कहते हैं कि इत्तेफाक में बरकत है, लेकिन PTI की सफ़ों में हमें इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा है। इसका PTI को जनरल इलेक्शन और बिलखुसूस अगर बल्दियाती इंतखाबात जो बाकी सूबों में होने हैं, कितना नुकसान होगा? देखिए, मैंने कुछ दिनों पहले कहा था, आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये बल्दियाती इंतखाबात में जाएं तो इनको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। आवाम को तो मालूम हो चुका है, और इनको आटे दाल का भाव इस तरह मालूम हुआ कि वाकई हम खुद हैरत में रह गए कि अवाम इतना ख़तरनाक इंतकाम लेते। इतना बड़ा इंतकाम अवाम ने लिया कि उस जगह को जो इनका जन्मभूमि थी वहीं से हरा दिया इनको। ये बड़ी ख़तरनाक बात होती है। पश्तून बेल्ट ने पूरा का पूरा इनको साफ कर दिया कि ये आप नहीं चाहिए, हमको जाए यहाँ से। अच्छा, उस पर हज़ारा की बारी भी है, चित्राल और सवात की बारी भी है। अभी देख इतनी होता क्या है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी, ये तहरीक है। ये एक तहरीक है, करप्शन के ख़िलाफ़ तहरीक है, ये गुर्बत के ख़िलाफ़ तहरीक है, ये इफलास के ख़िलाफ़, जहालत के ख़िलाफ़, बीमारी के ख़िलाफ़ तहरीक है। और ये वो तहरीक है जिससे अब तक कोई मकसद हासिल नहीं किया। तो जब मकसद हासिल नहीं किया तो हमने कहा भाई थैंक यू, हमारा वोट वापस कर दो हमको। अब सूरत हाल ये बन रही है कि मौरूसी बात मैंने बहुत सुनी, मौरूसी तो परवेज़ खटक के ख़ानदान के कितने लोग इस पार्टी के अंदर मौजूद हैं जो MNA, MPA, वज़ीर, मुशीर और मावन खुसूसी हैं। गिन के बता दिए, मुझे तो गिनती ही भूल गया। इसी तरह खुसरो बख्तियार की बात कर लें आप कि कौन कौन लोग मौजूद है। लोग कहते हैं इमरान खान का कोई नहीं। भाई हमने कब बना किया इमरान खान को कि अपने बेटे को वापस लेकर ना आए आप? लाए बना दें आप, बना दें प्रेसिडेंट, बना दें सेक्रेटरी जनरल, यहाँ कोई इनकार नहीं करेगा। बड़ी आपकी तारीफें हो जाएंगी, नारे लग जाएंगे आपकी। लेकिन बात यह है कि जिसका ख़ानदान है वो अपने ख़ानदान के लोग लेकर आता है। ये हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स है। हमने इसके ख़िलाफ़ बात की, हमेशा की, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी की, मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ भी की, इनके ख़िलाफ़ भी करते रहे, उनको मशवरा भी देते रहे कि आप ये गलती और कर रहे हो, बड़ी गलती। वो महंगाई है, वो गुर्बत है, वो इफलास है, बेरोज़गारी है। उस पर मजाक भी उड़ाया गया कि कहाँ के। लेकिन जब लोगों ने फैसला दिया कि जी आप वाकई आपने हमारा हशर नशर कर दिया है, आपने हमारे घरों का चूल्हा बंद, गैस तक आपने हमसे ले लिए, हमारा सब कुछ छीन लिया है, तो उसके बाद जाहिर है, देखिए ये अल्टीमेट है जो अवाम इंतकाम लेते हैं वोट के ज़रिए। बीबी ने कहा था ना, बीबी का दिन है आज, कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो KPK ने वो साबित किया कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और उन्होंने इंतकाम लिया। अगर देखिए कराची में अपोजिशन खामोश रहती है, अपोजिशन को लीड कर रहे हैं PTI के लोग सुबह इस अपोजिशन को, लेकिन MNA मजबूर हो गए। 4 MNAs ने खतरनाक खत लिखे हैं मादा अज़हर को गैस के मसले पर, शर्मनाक तक करार दे दिया है। इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, और उन्होंने कह दिया है कि अगर ये मामलात रहे तो कराची के बल्दियाती इंतखाबात को भी भूल जाइए। तो मेरा ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ को कोई रास्ता है नहीं, महंगाई को काबू नहीं कर पाएंगे, वो आपके ख्याल में बेरोजगारी काबू नहीं कर पाएंगे, कोई रास्ता अभी है नहीं। ज़ैगम खान साहब आपका कमेंट रह गया, लेकिन ब्रेक लेती हूँ, छोड़ वापस आती हूँ। स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़ैगम साहब, आपके ख्याल में ये जो आपसी लड़ाई हो रही है, इसको अपोजिशन को क्या फ़ायदा होगा? अपोजिशन को तो फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत अगर अनपॉपुलर होगी तो हुकूमत के जीतने के चांसेस अगले इलेक्शन के कम हो जाएंगे और जो अपोजिशन है वो जीतेगी। लेकिन देखिए, जो अभी तक डिबेट हो रही थी और जो PTI के अंदर डिबेट हो रही है वो बड़ी दिलचस्प है कि PTI में जो भी अच्छा काम हो, PTI को जो भी कामयाबी मिले, उसका सेहरा तो बांधा जाता है इमरान खान के सर पे, लेकिन जो नाकामी हो उसका तौक किसी और को पहनाया जाता है। ये क्या बात हुई? कभी आपने सुना है कि PTI फ़लाँ इलेक्शन जो है, फ़लाँ MNA का, MPA का, लोकल बॉडी का इलेक्शन जो है वो टेक्निकल रीज़न से जीती है? तो फिर हार कैसे टेक्निकल रीज़न से हो गई? मेरे ख़्याल में ये तस्लीम करना चाहिए PTI को, और बड़ा मुश्किल काम है तस्लीम करना, क्योंकि जो ब्रांड इमेज है इमरान खान का, उनके ब्रांड पे असर पड़ रहा है और पड़ेगा। लेकिन असल रीज़न जीतने का भी वो था और हारने का भी वो है कि अब वो ब्रांड जो है वो कंप्रोमाइज़्ड हो गया है।
जो केपी है वो अलग जजीरा नहीं है। जिन वजह से पीटीआई दूसरे सूबों में दूसरी जगह में अनपॉपुलर हुई है, उसी वजह से ही पीटीआई केपी में अनपॉपुलर हो रही है। गवर्नेंस ही के मसाइल हैं, मईशत के ही मसाइल हैं। वो गवर्नेंस जिसकी नाकामी को पिछले 3 साल में अवाम ने भुगता है, चाय की एक एक प्याली से भुगता है, गंदम की एक एक रोटी से भुगता है, तो लोग उसकी वजह से जो है वो नाराज़ हैं। और इमरान खान का जो तब्दीली का नैरेटिव था, जिसकी बेस पर वो आए थे, जिसकी बेस के पे उन्होंने फॉलोइंग ली थी, वो नैरेटिव पिट चुका है। यही कहा गया था ना कि इस मुल्क में नाकामी की जो तमाम वजह है वो हुक्मरानों की करप्शन है, वो रूलिंग सो कॉल्ड माफिया की करप्शन है। और जब एक ईमानदार आदमी टॉप पर आएगा तो पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा। वो नहीं बना तो लोग मायूस हो रहे हैं। सही, यानी आपसी लड़ाई से तहरीक इंसाफ ना सिर्फ कमज़ोर होगी बल्कि उनको भी इसका फ़ायदा होगा। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।